प्यारे बच्चों, आज हम लोग व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत समास का अध्ययन करेंगे। समास का अध्ययन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंत में आपको ग्रीष्म अवकाश के लिए एक परियोजना कार्य दिया जाएगा जो प्रत्येक छात्र को करना अनिवार्य है। समास हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। शब्दों को संक्षिप्त करके लिखने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। सामासिक शब्द दो पदों से मिलकर बनता है। पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इसमें से पहला अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास हम लोग पढ़ चुके हैं। अव्ययी समास में पहला पद अव्यय होता है और जो समस्त पद बनता है वह भी अव्यय की तरह ही काम करता है। उदाहरण के तौर पर यथाशक्ति, इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जब हम समस्त पद बनाते हैं तो जो विभक्ति कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हथकड़ी, हाथ के लिए, कड़ी के लिए विभक्ति कारक चिन्ह है। जब हमने हथकड़ी समस्त पद बनाया तो के लिए का लोप हुआ, तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आज हम लोग तीसरा समास शुरू करेंगे, कर्मधारय समास। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष। विशेषण और विशेष हम लोग पढ़ चुके हैं। विशेषण शब्द जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं, और विशेष जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक पद विशेषण और दूसरा विशेष होता है, और इसके साथ ही इसमें कहीं कहीं उपमेय तथा उपमान का संबंध भी होता है। उपमेय हम कहते हैं वह शब्द जिसकी तुलना की जाए, और उपमान होता है वह शब्द जिससे तुलना की जाए। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर कई बार हम कहते हैं चंद्रमा के समान मुख, तो यहाँ पर मुख की तुलना की गई है, तो मुख क्या है? उपमेय। और किससे तुलना की गई है? चंद्रमा से, तो चंद्रमा क्या है? उपमान। ठीक है, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय और जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो जिस समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, या एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान हो, वहां कर्मधारय समास होता है। और जब हम समस्त पद का विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर के समान या रूपी शब्द का प्रयोग किया जाता है, और इस समास का दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, तो एक बार परिभाषा पर फिर से नजर डालते हैं। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष। इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध भी होता है, तथा विग्रह करने पर के समान या रूपी शब्द प्रयुक्त होता है। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। पहले ऐसे उदाहरण देखते हैं जिसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध है। तो आइए नजर डालते हैं। पहला समस्त पद है पुरुषोत्तम। इसका विग्रह होगा पुरुष है जो उत्तम। इसमें एक पद है पुरुष,
ये है विशेष्य और उत्तम है विशेषण। दूसरा समास पद देखते हैं, नील कमल। इसका समास का विग्रह होगा, नीला है जो कमल। तो नील क्या है, नीला क्या है, विशेषण, कमल क्या है, विशेष्य। तीसरा समस्त पद, महापुरुष। इस समस्त पद में महा या महान विशेषण है और पुरुष विशेष है। इसका विग्रह होगा, महान है जो पुरुष। अगला समस्त पद देखते हैं, महर्षि। इसमें भी महा विशेषण है, ऋषि विशेष है। इसका विग्रह होगा, महान है जो ऋषि। अगला समस्त पद देखते हैं, लाल मिर्च। यहाँ पर लाल है विशेषण, मिर्च है विशेष। तो यहाँ पर विग्रह होगा, लाल है जो मिर्च। तो ये जो हमने उदाहरण देखे, ये ऐसे उदाहरण देखे जिसमें एक पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष है। अब हम कुछ ऐसे उदाहरणों पर नजर डालते हैं जिसमें एक पद उपमेय है और दूसरा पद उपमान है। तो इसमें पहला समस्त पद देखते हैं, वचनामृत। ठीक है, वचन और अमृत दो शब्दों से मिलकर ये समस्त पद बना है। तो इसमें वचन की तुलना अमृत से की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर वचन है उपमेय और अमृत है उपमान। तो इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा, वचन रूपी अमृत। दूसरा समस्त पद है, भव सागर। यहाँ पर सागर समुद्र की तुलना भव संसार से की गई है। तो यहाँ पर सागर है उपमेय और भव है उपमान। इसका विग्रह होगा, भव रूपी सागर। तीसरा समस्त पद है, चरण कमल। यहाँ पर चरणों की तुलना कमल से की गई है। तो यहाँ पर चरण है उपमेय और कमल है उपमान। तो इसका विग्रह होगा, चरण के समान कमल। अगला उदाहरण देखते हैं, समस्त पद है, क्रोधाग्नि। यहाँ पर क्रोध की तुलना अग्नि से की गई है। तो क्रोध क्या होगा, उपमेय, और अग्नि होगी उपमान। तो इसका विग्रह है, क्रोध रूपी अग्नि। अगला समस्त पद देखते हैं, कमल नयन। यहाँ पर नयन आंखों की तुलना कमल से की गई है। तो यहाँ पर आंख या नयन क्या है, उपमेय, और कमल क्या है, उपमान। इसका विग्रह करेंगे तो कमल के समान नयन। ठीक है, तो ये जो अभी हमने उदाहरण देखे, ये उपमेय और उपमान से संबंधित उदाहरण थे। यहाँ पर जब हमने विग्रह किया तो रूपी या के समान शब्द हमने विग्रह करते समय इस्तेमाल किए। तो आइए बच्चों, अब अगला समास का भेद देखते हैं। समास का अगला भेद है द्विगु समास। पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। तो जो द्विगु समास है, इसका जो समस्त पद होता है, उसका पहला पद संख्यावाचक होता है, किसी संख्या को दर्शाने वाला होता है, और जो उसका पूरा पद है वो किसी समूह, जो द्विगु समास का जो पूरा पद है वो किसी समूह के बारे में बताता है। और जब हम इसके समस्त पद का विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय समूह या समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। पहला समस्त पद है पंचवटी। ठीक है, ये समस्त पद का पहला पद पंच। पंच है पांच। पांच क्या हुआ, संख्या। और जब हम विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय समूह या समाहार शब्द का प्रयोग करेंगे। पंच मतलब पांच, वट मतलब बरगद के पेड़,
ठीक है, तो पंचवटी का समास विग्रह होगा 5 वटों का समाहार। अगला समस्त पद है त्रिभुज। इसमें त्रि संख्या है 3, भुज मतलब भुजाएं, तो इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा 3 भुजाओं का समाहार। तीसरा पद देखते हैं त्रिलोक। त्रि फिर से जो इसका पहला पद है संख्या है, लोक दूसरा पद है, तो इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो होगा 3 लोकों का समाहार। अगला उदाहरण देखते हैं, समस्त पद है चौमासा। चौ संख्या को बता रहा है, चौ मतलब 4, मासा मतलब मास, तो चौमासा का समास विग्रह करेंगे तो होगा 4 मासों का समाहार। अगला उदाहरण देखते हैं पंचामृत। तो यहाँ समस्त पद में पहला पद क्या है, पंच, पंच संख्या है 5 और दूसरा पद है अमृत, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, 5 अमृतों का समाहार। ठीक है, तो द्विगु समास में पहला पद संख्या होता है, संख्या को दर्शाता है, और दूसरा पद समूह को या समाहार को दर्शाता है। आइए अब अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है द्वंद्व समास। पहले इसकी परिभाषा पर नजर डालते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं, सदैव नहीं, और इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। तो द्वंद्व समास में पहला और दूसरा पद दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों ही पद बराबर के महत्व रखने वाले होते हैं, और अक्सर ये देखा जाता है कि दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, ऐसा हमेशा नहीं होता है। और एक और इसका पहचानने का तरीका है कि समस्त पद में अक्सर दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, और जब हम समस्त पद का विग्रह करते हैं तो योजक चिन्ह को हटाकर और अथवा या का प्रयोग करते हैं। तो आइए द्वंद्व समास को हम उदाहरणों द्वारा समझते हैं। इसका पहला उदाहरण समस्त पद है माता पिता। देखो, माता पहला पद है, पिता दूसरा पद है, और दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा है। जब हम विग्रह करेंगे तो योजक चिन्ह को हटाकर इसके बदले और अथवा या लिखेंगे। तो माता विग्रह करेंगे तो क्या होगा, माता और पिता। दूसरा समस्त पद है दाल रोटी। इसका विग्रह करेंगे तो फिर से योजक चिन्ह हटाएंगे और उसके बदले और लिखेंगे। समास का विग्रह होगा दाल और रोटी। अगला समस्त पद है पाप पुण्य। यहाँ पर भी हम समस्त पद के बीच का योजक चिन्ह हटाएंगे और उसके बदले और लिखेंगे पाप और पुण्य। अगला उदाहरण है समस्त पद अन्न जल। इसका भी विग्रह करते समय हम योजक चिन्ह हटा करके और शब्द का प्रयोग करेंगे। तो अन्न जल समस्त पद का समास विग्रह होगा अन्न और जल। ठीक है, अगला समस्त पद है जलवायु। मैंने पहले बताया कि अक्सर ये देखा जाएगा कि समस्त पद के बीच में योजक चिन्ह रहता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो जलवायु के बीच में योजक चिन्ह नहीं है, फिर भी ये द्वंद्व समास का ही उदाहरण है। तो जलवायु, इसमें जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा जल और वायु। अगला समस्त पद है फल फूल। फल और फूल समस्त पद का जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा फल और फूल। तो ये था हमारा द्वंद्व समास। अब समास का छठा प्रकार है बहुव्रीहि समास। तो आइए सबसे पहले इसका परिभाषा के पर एक नजर डालते हैं। बहुव्रीहि समास
में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। इसका विग्रह करने पर वाला, है, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द आते हैं। तो बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ठीक है। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय जो हमने दो पद इस्तेमाल किए गए उन प्रयुक्त पदों के अर्थ की अपेक्षा वो पद किसी अन्य अर्थ की ओर दर्शाते हैं, कोई अन्य अर्थ उसके बारे में बताते हैं। और जब हम समास का विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय वाला, है, जिसका, जिसकी, जिसके, वह इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आइए बहुव्रीहि समास को हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो इसका उदाहरण है, पहला उदाहरण देखते हैं, चक्रधर। समस्त पद है चक्रधर। इसका देखो पहला पद है चक्र और दूसरा है धर। चक्र सबको पता है, चक्र सुदर्शन चक्र, धर मतलब धारण करना। तो यहाँ पर दो पद हैं, चक्र और धर। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो वो किसी एक तीसरे ही अर्थ की ओर इशारा करेगा। देखो, चक्र को धारण किया है जिसने। ठीक है। चक्र को धारण करने वाले कौन है? विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र होता है। तो चक्र को धारण किया है जिसने अर्थात विष्णु। तो यहाँ चक्र और धर ये दो पद मिलकर के विष्णु की ओर इशारा कर रहे हैं। तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। ठीक है। चक्रधर, इसका विग्रह होगा, चक्र को धारण किया है जिसने अर्थात विष्णु। दूसरा समस्त पद देखते हैं, लंबोदर। ये दो पदों से मिलकर बना है लंबा उदर। ठीक है। लंबा मतलब बड़ा, उदर मतलब पेट। ठीक है। हम लंबोदर गणेश भगवान के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर लंबा और उदर ये दोनों पद किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा कर रहे हैं। तो ये होगा बहुव्रीहि समास। तो इसका विग्रह करेंगे तो होगा लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। अगला उदाहरण देखते हैं, समस्त पद है पीतांबर। इसमें दो पद हैं, पीत और अंबर। पीत का अर्थ होता है पीला, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। ठीक है। तो इसका विग्रह करेंगे, पीत या पीले हैं अंबर या वस्त्र जिसके। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, पीत हैं अंबर जिसके अर्थात कृष्ण, या पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात कृष्ण। ठीक है। तो यहाँ पर पीला और वस्त्र ये दोनों मिलकर कृष्ण भगवान की ओर इशारा कर रहे हैं। हम लोग पीतांबर कृष्ण भगवान के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यह भी बहुव्रीहि समास का ही उदाहरण होगा। अगला समस्त पद देखते हैं। अगला समस्त पद है गजानन। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला पद है गज और दूसरा पद है आनन। तो जब हम गजानन का विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा, गज के समान आनन है जिसका अर्थात गणेश। ठीक है। भगवान गणेश का मुख हाथी के समान, गज के समान है, इसीलिए हम उन्हें गजानन के नाम से भी पुकारते हैं। तो गजानन समस्त पद गणेश भगवान की ओर इशारा कर रहा है। तो इसलिए ये भी बहुव्रीहि समास का ही उदाहरण होगा। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने समास के 6 भेद पढ़े। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अभी तक हमने जो समस्त पद देखे वो इन अलग अलग समासों के उदाहरण थे। एक विशेष समास की ओर इशारा कर रहे थे, एक विशेष समास को दर्शा रहे थे। अब हम कुछ ऐसे समस्त पद देखते हैं जो दो समासों की ओर उदाहरण इशारा करते हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं।
कुछ समस्त पद ऐसे होते हैं जो द्विगु समास और बहुव्रीहि समास दोनों में ही आते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज में देखो, पहला जो पद है चतुर मतलब चार, भुज मतलब भुजाएं। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर पहला पद संख्या है, संख्या को दर्शाता है, तो वो द्विगु समास का उदाहरण होगा। तो उसके अनुसार चतुर्भुज द्विगु समास का उदाहरण होना चाहिए। तो जब हम इसका समास का विग्रह करेंगे चतुर्भुज समस्त का, तो होगा चार भुजाओं का समाहार। तो ये कहलाएगा द्विगु समास का उदाहरण। और वही चतुर्भुज हम भगवान विष्णु के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। चतुर्भुज का समास विग्रह अगर हम करते हैं, चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु, तो यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण बन जाता है। तो समास का विग्रह जिस हिसाब से किया जाता है, समस्त पद उसी समास के अंतर्गत रखा जाता है। अगर चतुर्भुज का हम समास विग्रह चार भुजाओं का समाहार करेंगे तो यह द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। और अगर हम समस्त पद चतुर्भुज का समास विग्रह चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु के आधार पर करेंगे, तो वह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। आइए इसके एक और उदाहरण पर नजर डालते हैं। दशानन, ठीक है, इसमें भी पहला पद, दशानन का पहला पद 10 संख्यावाचक है, तो इसके अनुसार ये किसी समाहार को दर्शा रहा है, तो इसके अनुसार ये द्विगु समास में आएगा। तो दशानन का अगर हम समास विग्रह लिखते हैं 10 आननों का समाहार, तो इसके लिए हम द्विगु समास लिखेंगे। और वहीं समस्त पद दशानन का प्रयोग हम रावण के लिए भी करते हैं। तो अगर हम इसका विग्रह दशानन समस्त पद का विग्रह 10 आनन है जिसके अर्थात रावण करते हैं, तो इसे हम बहुव्रीहि समास के उदाहरण के अंतर्गत लिखेंगे। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास और द्विगु समास में कुछ शब्द ऐसे हैं जो दोनों में आते हैं, समस्त पद ऐसे हैं जो दोनों में प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन उनको हम किस समास के अंतर्गत लेंगे, उस उदाहरण को हम बहुव्रीहि में लेंगे या द्विगु में लेंगे, वो एक ही बात पर निर्भर करेगा कि हम उस समस्त पद का विग्रह कैसे कर रहे हैं। अगर हम द्विगु समास की तरह कर रहे हैं तो वो समस्त पद द्विगु समास का उदाहरण होगा, और अगर हम विग्रह बहुव्रीहि समास की तरह कर रहे हैं तो वो उदाहरण बहुव्रीहि समास की तरह होगा। इसी तरह जैसे कुछ समस्त पद हमें द्विगु समास में भी लगते हैं और बहुव्रीहि समास के भी प्रतीत होते हैं, वैसे ही कुछ समस्त पद ऐसे हैं जो कर्मधारय समास के भी हैं और बहुव्रीहि समास के भी हैं। तो उनको भी जब हम किसी समास के अंतर्गत रखेंगे तो उसके समास के विग्रह के अनुसार ही रखेंगे। उदाहरण के तौर पर समस्त पद नीलकंठ, इसका अगर हम समास का विग्रह, इसमें देखो दो पद हैं, पहला है नीला, नीला है विशेषण और कंठ विशेष, तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण हुआ। अगर हम इसको नीला है जो कंठ लिखते हैं तो वो होगा कर्मधारय समास। लेकिन वहीं समस्त पद नीलकंठ, नीलकंठ हम भगवान शंकर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हम समस्त पद नीलकंठ का समास विग्रह नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव के तौर पर करते हैं तो इसे हम बहुव्रीहि समास में रखेंगे। एक और उदाहरण देखते हैं, कमल नयन। ठीक है, यहाँ पर आंखों की, नयनों की तुलना कमल से की गई है। यहाँ पर नयन उपमेय है और कमल उपमान है, तो कमल के समान नयन, ये उदाहरण है कर्मधारय समास का। और अगर हम इसी समस्त पद कमल नयन का समास विग्रह कमल के समान नयन है जिसके अर्थात विष्णु करते हैं, तो यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास और द्विगु समास में समानता है,
बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में भी समानता देखी जा सकती है। हम वो समासपद किस समास के अंतर्गत रखेंगे, वो हम किस तरीके से उसका विग्रह करते हैं उसके अनुसार ही निर्धारित होगा। अगर हम विग्रह बहुव्रीहि समास के तरह करते हैं तो वो बहुव्रीहि समास होगा। अगर हम विग्रह द्विगु समास की तरह करते हैं तो वो द्विगु समास का उदाहरण होगा। और अगर हम विग्रह कर्मधारय समास की तरह करते हैं तो वो कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि समास आपको अब अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको आरंभ में ही बताया था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रीष्म अवकाश के लिए परियोजना कार्य भी दूंगी। तो मैं अब आपको ग्रीष्म अवकाश के लिए परियोजना कार्य बताती हूँ और ये आपको किस तरीके से करना है उसके बारे में भी जानकारी देती हूँ। और ये सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से करना है। तो आइए अब अपना ग्रीष्म अवकाश का परियोजना कार्य समझते हैं। हमारे परियोजना कार्य का विषय है, हमने डायरी का एक पन्ना पाठ में पढ़ा, दूसरे स्वतंत्रता दिवस के प्रचार प्रसार में 2000 रुपए खर्च किए गए। सोच कर लिखिए। पहला बिंदु है, तब प्रचार और प्रसार के लिए किन साधनों का प्रयोग किया गया होगा। दूसरा बिंदु है, ये आधुनिक प्रचार और प्रसार के साधनों से किस तरह से भिन्न है। तीसरा बिंदु है, आज प्रचार और प्रसार के लिए किन साधनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों, जब हम लोगों ने डायरी का एक पन्ना पाठ पढ़ा था तो उसमें लिखा गया था कि 26 जनवरी 1931 को जो दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था उसमें प्रचार और प्रसार के लिए 2000 रुपए खर्च किए गए थे। तो उस समय पाठ में भी हमने पढ़ा था कि लेखक ने घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया था। तो एक पहला प्रचार और प्रसार का जो साधन था, लेखक ने स्वयं जाकर के स्वतंत्रता दिवस का प्रचार और प्रसार किया था। और किन साधनों का प्रयोग उस समय किया गया होगा उसके बारे में अनुमान लगाना है। तो अनुमानतः हो सकता है कि उस समय अन्य प्रचार के साधन के तौर पर बैनरों का इस्तेमाल किया गया हो, पोस्टरों का इस्तेमाल किया गया हो, छोटी छोटी रैलियां निकाली गई हों, लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक कराया गया हो, अखबार आदि का प्रयोग प्रचार और प्रसार के लिए किया गया हो। तो ये साधन उस समय प्रयोग में लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इन साधनों का संभवतः प्रयोग उस समय किया गया होगा। तो आज हम प्रचार और प्रसार के किन साधनों को देखते हैं। तो आज हम देखते हैं बैनर लगाए जाते हैं, पोस्टर लगाए जाते हैं। इसके अलावा प्रचार और प्रसार के लिए बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई जाती हैं, बड़ी बड़ी भव्य रैलियों का आयोजन किया जाता है। टेलीविज़न पर, रेडियो पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो अन्य साधन हैं उन पर भी प्रचार प्रसार किया जाता है। इसके अलावा प्रिंट मीडिया के जो साधन है, अखबार है, मैगजीन है, इन सब के माध्यम से भी लोग प्रचार और प्रसार करते हैं। तो पहले प्रचार और प्रसार के साधन क्या थे, आज प्रचार और प्रसार के साधन क्या हैं, और इसके साथ ही साथ ये दोनों एक दूसरे से किस तरीके से भिन्न हैं। इन तीन बिंदुओं का प्रयोग करते हुए हमें एक अनुच्छेद लिखना है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि परियोजना कार्य आपको समझ में आ गया होगा। ये परियोजना कार्य हर एक छात्र को अनिवार्य रूप से करना है और जब स्कूल रीओपन होगा तब प्रत्येक छात्र को ये परियोजना कार्य सबमिट भी करना है। धन्यवाद।